नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में पीएम मोदी का दौरा है। बता दें कि पीएम मोदी का ये 2 दिवसीय दौरा बिहार में हो रहा है। दरअसल पीएम मोदी जनता को कई तरह के सौगात देंगे। सौगातों की बौछार होने वाली। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ये पहला बिहार दौरा है। हालांकि जनता को अब पीएम मोदी से क्या उम्मीदें हैं, जनता किन सौगातों के इंतजार में है, चलिए इन तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि पीएम मोदी के दौरे से कहीं ना कहीं विपक्ष टेंशन में आ गया। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है राहुल आनंद जी, प्रवक्ता बीजेपी, रामपुकार सिन्हा जी, प्रवक्ता आरएलएम, आरजू खान जी, प्रवक्ता आरजेडी, कमल कमलेश जी, प्रवक्ता कांग्रेस, तारिक अनवर चंपारनी जी, प्रवक्ता जनसुराज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राहुल आनंद जी का रुख करना चाहूंगी। राहुल आनंद जी, पीएम मोदी बिहार दौरे पर क्या कुछ सौगात देने वाले हैं जनता को? देखिए शोभा जी, सबसे पहली बात यह है कि जब भी पीएम मोदी बिहार के जी। दौरे पे आए हैं तब बिहार के लिए कुछ ना कुछ आए हैं। वो महालक्ष्मी की कृपा की तरह बिहार की धरती पे आते हैं। देखिए, अगर हम बात करें 2014 से बाद, अगर 2014 से 2024 के दरमियान में ही हम अगर बात करें, तो इसमें देखा जाए तो पहले की जो पूर्व सरकारें थे उससे ज्यादा बिहार को मिला है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष के पेट में दर्द होता है माननीय प्रधानमंत्री के आने से, वो साफ साफ उनके चेहरे पे झेगाहट के रूप में नजर आती है। देखिए, अगर हम बात कर लें मोदी जी को 2014 के बाद उन्होंने क्या क्या दिया प्रदेश को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि आर्थिक सहायता और विशेष पैकेज दिया गया, बुनियादी ढांचों का विकास किया गया, जिसके तहत पूर्वांचल सड़क एक्सप्रेस, बिहार के नए रेलवे लाइन, ब्रिज और नदी परियोजनाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा, आयुष्मान भारत, अखिल भारतीय आयु विज्ञान संस्था, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना और कृषि और ग्रामीण विकास। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जो लगातार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और अभी जो मोदी जी की का जो आगमन बिहार की धरती पे हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद से, तो निश्चित तौर पे जो बिहार के बहुत सालों से इंतजार किया जा रहा था मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जो एयरपोर्ट, जो पटना के एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, और साथ ही जो बेहटा में खास करके, जो बेहटा के अंदर जो 1400 एकड़ के आसपास की जमीनें एक्वायर की गई हैं, जिससे आने वाले समय में देश विदेश के लिए उड़ानें यहीं से की जाएगी, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पे बिहार वासी भारत के लिए देख रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात शोभा शेख जी ये भी है कि मोदी जी जब भी आते हैं तो एक ऐसी विकास की धारा और दीप को प्रज्वलित कर कर यहाँ से जाते हैं, जिससे लगभग बिहार के अंदर एक रोशनी फैलती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, चाहे वो सड़कों का जाल हो या विश्व की सबसे बड़े हॉस्पिटल के अंदर आधुनिक सुविधाओं की बात हो, या फिर ऊर्जा ऊर्जा के स्थान पे अगर हम बात करें बिहार के, तो जो आज 24 घंटे बिजली रह रही है, उसमें कहीं ना कहीं श्रेय निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को जाता है। यहाँ पे शोभा शेख जी, एक चीज और समझना है कि ये एक जी। मजबूती का परिचय है और एक ऐसा संकल्प है नरेंद्र मोदी की तरह से कि हम सब बिहार वासियों को, कि जितनी मजबूती से हमने अपनी बातों को रखा है और बिहार की धरती से जो संदेश दिया है, क्योंकि ये कहा जाता है शोभा जी कि बिहार के हर घर में राजनीति होती है, और वहां से अगर राजनीति का द्वार खुलता है तो निश्चित तौर पे ये भारत के भविष्य के लिए बहुत ही उज्जवल योजना लेकर आने वाला है। चलिए ठीक है राहुल आनंद जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधे रुख करना चाहूंगी आरजू खान जी का। आरजू जी, इस तरह की चर्चाएं हो रही है कि पीएम मोदी के बिहार दौरे से आप लोगों की टेंशन बढ़ गई है, घबराहट होने लगी है आप लोगों को। क्यों हो रही है इस बात की चर्चा? हमारी टेंशन बिहारियों के लिए है, बिहार प्रदेश की आम जनता के लिए है। अगर हमको टेंशन अगर होता तो हम क्यों बात करते कि सबसे ज्यादा बिजली यूनिट महंगी अगर पूरे प्रदेश में कहीं है, पूरे राज्यों में देश के, तो वो बिहार में है। तो अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और एनडीए समर्थित सरकार ने अगर कुछ किया होता तो ये हमारी मांगे नहीं होती, जो कि हमारी मांगे बिहार प्रदेश की आम आवाम, आम जनता के लिए है। हम ये मांग नहीं करते कि प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार प्रदेश में है, हम उसको बढ़ाने की बात नहीं करते। माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए हम प्रति महीने देने की बात नहीं करते। जो वृद्धा पेंशन है वो 400 से बढ़ा के 1500 रुपए की मांग नहीं करते। हम साक्षरता में गुणवत्ता की बात नहीं करते। अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अगर कुछ किया होता तो हम नहीं कहते,
हम मांग इसलिए कर रहे हैं कि आज तक पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं मिला, इसलिए हम मांग कर रहे हैं ना। अगर जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अगर कुछ किया होता तो ये शायद हम मांगे नहीं करते। तो हम तो इसीलिए मांग कर रहे हैं। अगर वाकई में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कुछ किया होता तो शायद ये हमारी मांगे वाजिब नहीं होती। लेकिन आज हम मांगते हैं, बिहारियों के लिए मांगते हैं, आम आवाम के लिए मांगते हैं, बिहार की 14 करोड़ जनता के लिए मांगते हैं। और ये पूछना चाहते हैं कि जब आप इतना सौगात देते हैं, इतनी राशियां देते हैं, तो अभी भी हर सूचकांक में बिहार प्रदेश फिसड्डी क्यों है? पिछड़ेपन में नंबर 1 आपके फाइलों में क्यों है? आपको ये बताना चाहिए था। और क्यों जरूरत पड़ी नीति आयोग को कहने की? नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि विशेष राज्य का दर्जा ही नहीं, विशेष पैकेज भी मिलना चाहिए। वो नीति आयोग कौन चलाता है? बिहार सरकार का डेटा है ना वो सब चीजें। तो अगर ये सब झूठा है तो अब इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं? आप ही बताइए सभा जी। तो हर जी चीजों में हम कुपोषण में, अगर बिहार में सबसे ज्यादा हर राज्यों से कुपोषण का शिकार होता है, अंडरवेट अगर बच्चा पैदा होता है, हम उसको सप्लीमेंट की बात करते हैं। तो अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनके एनडीए समर्थित सरकार ने अगर काम किया होता तो शायद ये हमारी मांगे नहीं होती। साक्षरता पे आपने 66,000 करोड़ का बजट जो है पास कर दिया। और 100 में से अगर 9 बच्चे इंटरमीडिएट में अगर पास आउट करते हैं, और हम आप साक्षरता को, गुणवत्ता को बेहतर करना चाहते हैं, तो ये हमारी मांग इसलिए है ना कि आपने कुछ किया नहीं। तो हम क्यों परेशान हैं? अगर आप किए होते तो हमको ये सारी बातें गिनानी नहीं पड़ती। हमको ये नहीं बताना होता कि बिहार प्रदेश सबसे गरीब राज्य है और यहाँ 500 रुपए में हम गैस सिलेंडर देंगे। आपने इस गरीब राज्य के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपका अच्छा बिहेव नहीं था। इसलिए तो हम कहते हैं कि हर घर में हम 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसलिए क्योंकि आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ ठीक है ठीक भ्रष्टाचार है किया, ठीक आपने है लूटने का फिर आपका काम रुख किया। करेंगे और भी लोग हमारे साथ हैं, फिर आपका रुख करेंगे। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो पहले उनका रुख करना चाहूंगी। सौरभ जी, पीएम मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। क्या कुछ अहम होने वाला है? क्या खासियत है? क्या खास होने वाला है इस दौरे में? जी बिल्कुल सभा, अब से थोड़ी देर के बाद मुझे लगता है कि करीब 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पटना पहुंच जाएंगे। और सबसे पहले जब वो पटना पहुंचेंगे तो पटना एयरपोर्ट का जो नया विस्तारीकरण हुआ है और जो नया टर्मिनल बना है उसका वो उद्घाटन करेंगे और उसके बाद उनका रोड शो शुरू हो जाएगा। यानी पटना एयरपोर्ट से बीजेपी का कार्यालय करीब 5 किलोमीटर की दूरी है, तो 5 किलोमीटर का रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। इस 5 किलोमीटर में करीब 32 जगहों पर उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। अलग अलग पॉइंट रखे गए हैं जहां बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो रहेंगे और फूल माला के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। सबसे रोचक बात यह है कि पूरा जो शहर है, पटना शहर दुल्हन की तरह सजाया गया है और सड़क के दोनों किनारों पर बीजेपी का झंडा दिखाई नहीं दे रहा है, तिरंगा झंडा है। कहीं भी आपको जहां पर रोड शो रखा गया है प्रधानमंत्री का, वहां पर बीजेपी का झंडा नहीं मिलेगा। पूरे जगहों पर, पूरी सड़क के दोनों किनारे तिरंगा झंडा लगाया गया और दोनों किनारों पर बैनर और बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया। तो निश्चित तौर पर चुनावी साल है, बीजेपी को यह पता है और चुनावी साल को कैसे भुनाना है ये भी बीजेपी को अच्छे तरीके से पता है। तो निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको एक बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाना चाहती है। जिस तरीके से हमारे जो भारतीय सेना थी उनको सफलता मिली और जिस तरीके से हमने घुसकर एक तरीके से पाकिस्तान को मारा, तो ये पूरे प्रकरण को बीजेपी भुनाना चाहती है। उसका उदाहरण जो है वो आज पटना की सड़कों पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी एक बड़ा मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर को बनाने वाली है।
जो आज तस्वीरें पटना की सड़कों की दिख रही है, उससे तो यही लगता है। और अगले महीने बीजेपी का अब सिंदूर अभियान भी शुरू होने वाला है, जिसमें जी बीजेपी अगले 1 महीने तक लोगों के घर घर जाकर सिंदूर बांटेगी। तो निश्चित तौर पर इसके पहले बिहार में भले ही विपक्ष के द्वारा चाहे रोजगार हो, पलायन हो, बेरोजगारी हो, इसको मुद्दा बनाया जा रहा हो, लेकिन बीजेपी मुझे लगता है कि राष्ट्रवाद, ऑपरेशन सिंदूर, यही एक बड़ा मुद्दा जो है 2025 में बनाने वाला। चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे। आरजू जी आपका रुख कर लेंगे, और भी लोग हमारे साथ है, पहले एक एक सवाल ले लेते हैं उनसे। सीधे रुख करना चाहूंगी राम पुकार सिन्हा जी का। राम पुकार सिन्हा जी, मुद्दा क्या होने वाला है एनडीए का? जी सवा जी, क्या बीजेपी के देखिए कदम में एनडीए का कदम मुद्दा, मिलाएंगे आप लोग? देखिए जहां तक हम लोग सहयोगी पार्टी है एनडीए गठबंधन में, जहां जी हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिसके नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिसके नेता चिराग पासवान जी है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जिसके नेता जीतनराम मांझी जी हैं, और फिर भाजपा जदयू तो बड़ी पार्टी है ही। हम पांचों पार्टी के समक्ष एनडीए गठबंधन जो मिशन 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव के तहत हम लोग पूरी तरह से तैयार है। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी अगर ऐतिहासिक महामानव बुद्ध की स्थली और सम्राट अशोक की स्थली पाटलिपुत्र के ऐतिहासिक धरती पर आ रहे हैं, तो उसका हम बिहार वासियों को स्वागत करना पुनीत कर्तव्य बनता है। ये सम्राट अशोक की पावन धरती है, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, इसलिए इस धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में जो आतंकवादी गतिविधियां थी, उस आतंकवादी गतिविधियों का पुरजोर जवाब देकर जो हमारे देश पर कारनामा हमला करने वाले देश के खिलाफ जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर चला, और उसकी अपार सफलता के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अगर पाटलिपुत्र की धरती पर आ रहे हैं, तो हम तमाम बिहार वासियों का पार्टी से अलग, हमारे सौरभ भाई बतला रहे थे कि आज पार्टी का कोई झंडा नहीं लगा है। अखंड भारत, प्रजातंत्र भारत, राष्ट्रीय झंडा, अखंड राष्ट्र की स्वतंत्रता तथा न्याय की अधीनता को स्वीकार करते हुए पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक धरती पर पूरा तिरंगा से पटा हुआ है। यह कोई पार्टी का नहीं, बल्कि एक हमारा मिशन, जो हमारा अखंड भारत है, उस भारत का जो तिरंगा है, इसके अंदर सम्राट अशोक का वो चक्र है, उस ऐतिहासिक झंडा से पूरा हमारा देश है, हमारा पूरा पाटलिपुत्र की धरती पटा हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं सभा जी कि आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका स्वागत करना हम तमाम बिहार वासियों का कर्तव्य है। उनके बिहार में जो विकास की योजनाएं केंद्र सरकार ने दी है, एनडीए गठबंधन की सरकार में जो विकास की योजनाएं हुई है, उसके लिए हम तमाम बिहार वासी गौरवान्वित है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार में विकास का पैमाना, अगर आजादी के बाद पहली बार इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और आज इसका उद्घाटन भी हो रहा है, आज पाटलिपुत्र की धरती से अब काठमांडू जाएंगे, दूसरे देशों में जाएंगे, तो सौभाग्य की बात है। और इसका उद्घाटन भी करेंगे। कल विक्रम एक बड़ी सभा को संबोधित कर देंगे प्रधानमंत्री, एनडीए के सभी नेता वहां रहेंगे। हमारे नेता भी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार वासियों से अपील किए हैं कि देश के सबसे प्रधानमंत्री की भाषण को हम तमाम लोगों को सुनना है। तो इसलिए हम लोग का पुनीत कर्तव्य बनता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत की बिहार की धरती पर आ रहे हैं, ऐतिहासिक सम्राट अशोक की पावन भूमि पाटलिपुत्र की धरती पर आ रही। इसलिए हम लोग तमाम एनडीए गठबंधन के साथ साथ तमाम राजनीतिक सामाजिक गतिविधि में जुड़े हुए सभी लोगों को पार्टी से इतर उनका अभिनंदन और स्वागत करना हम लोग का पुनीत कर्तव्य बनता है, तमाम बिहार वासियों का कर्तव्य बनता है। समझ जी। चलिए ठीक है रामपुकार सिन्हा जी। कमल कमलेश जी, रामपुकार सिन्हा जी का कहना है कि आजादी के बाद इतना बड़ा विकास पहली बार हो रहा है, तो फिर क्यों सियासत गरमा रही है, क्यों आप लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं? सभा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिहार में तो स्वागत है ही, लेकिन वो जब भी बिहार आते हैं जुमलों की बारात सजा के जाते हैं। 2014 में उन्होंने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, 11 साल हो गया, उसका क्या हुआ? 2014 में ही उन्होंने कहा था कि चीनी मिलों का जो है पुनरुत्थान करूंगा मोतिहारी में, उसका क्या हुआ? 2015 में जो है
इन्होंने कहा था विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाऊंगा, उसका क्या हुआ? एक भी ईंट नहीं दिया गया। 2015 में ही 18 अगस्त 2015 को पूर्णिया एयरपोर्ट की बात उन्होंने कही थी। जमीन पर अभी एक भी ईंट नहीं रखा गया। 2015 और अभी हम लोग 2025 में है। पताही एयरपोर्ट का क्या हुआ 2019 में, जो उन्होंने रैली में कहा था? जमीन पर कोई भी काम नहीं हुआ। तो ये तो मुख्य बात है कि जिन्होंने ये जुमलेबाजी के रूप में ये चीज को बताने का काम किया, ये तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में था। लेकिन 11 सालों में जो है इन्होंने पूरे देश में जितने जुमलेबाजी किए हैं, 100 दिन में जो है विदेश का काला धन ले आऊंगा, सबको 15 लाख दूंगा, हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करूंगा, माँ गंगा ने को पूरी तरह से साफ कर दूंगा। माँ गंगा ने इनको बुलाया है और ये पूरी तरह से साफ कर दूंगा, और कर दिए। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर दूंगा। 2022 तक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। सभी किसानों को पीएम किसान का फायदा दूंगा। भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारत लाऊंगा। 2022 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। 2022 तक सबको पक्का घर दूंगा। राजस्थान यूपी में 500 रुपये सिलेंडर दूंगा। सरकार बन गई, कहाँ गया 500 रुपए का सिलेंडर भाई? 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त कर दूंगा। अभी हम लोग कुपोषण में कहाँ चले गए हैं, वो डाटा निकाल के देखा जाए। 2022 तक हर भारतीयों को 24 घंटे बिजली दूंगा, बुलेट ट्रेन चलवाऊंगा। तो तरह तरह की बातें और भी बहुत सारे इनके जुमले हैं 11 साल में, जो कहीं ना कहीं बिहार की जनता और देश की जनता को हमेशा से इन लोगों ने ठगने का प्रयास किया। पहलगाम हमला का अभी तक एक भी जो आरडीएक्स आया वो अभी तक नहीं कुछ हुआ। तो अभी फिर जो पुलवामा में जो हुआ था उसका क्या हुआ? तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी जो बिहार में जो भी रोड शो ये करने जा रहे हैं, वहां सिंदूर से लगा हुआ पूरा बैरिकेड जो भी बना हुआ है इनका, और कटलेट लगा हुआ है, वो सिंदूर की मांग को बार बार बता रहा है कि अरे 4 जो अपराधी जिन्होंने सरेआम कत्लेआम किया पहलगाम में, वो कहाँ अभी तक पकड़े गए हैं? तो कहीं ना कहीं इनके बीच में जो है इन लोगों को राजनीति के अलावे और कुछ नहीं आता है। और राजनीतिकरण जो, यदि सेना में यदि राजनीतिकरण ये लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको समझना पड़ेगा कि देश की जनता और सेना दोनों अलग अलग चीज है, और इनको काम करने की जरूरत है। बेरोजगारी पे ये काम नहीं कर पाते हैं। जो पलायन है वो बिहार की वो रोक नहीं पाते हैं। नया नया विशेष ट्रेन चला रहे हैं, जो मजदूर भर भर के बिहार से जाएंगे कैसे, इसका ये उपाय कर रहे हैं। वंदे भारत इन्होंने चलाया, गुजरात से लेके विभिन्न जगहों से, कमल जी, जवाब ले लेंगे। पूरा देश में ट्रेन का जो भी यातायात है सबका समय लोग बिगाड़ के रख दिए हैं एक वंदे भारत के चक्कर में। तो ये समझना पड़ेगा देश को और बिहार की जनता को। सभा जी ठीक है कमल जी, जवाब ले लेंगे, लेकिन उससे पहले तारिक जी का रुख करना चाहूंगी, वो भी बहुत देर से हमारे साथ है। तारिक जी, बिहार में तो सौगातों की बौछार होने वाली है, फिर परेशानी क्यों है? देखिए सभा जी, जैसे हम लोगों को खबर मिली कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पटना आने वाले हैं, बिहार दौरा करने वाले हैं 2 दिवसीय, तो हम लोगों को बहुत खुशी थी कि कम से कम वो बगल में छपरा के नारायणपुर जो शहीद हुए इम्तियाज, उनके घर जाएंगे, नालंदा जाएंगे जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे, बेगूसराय के जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनके घर जाएंगे, सिवान गोपालगंज के जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनके घर जाएंगे। हम लोगों को बहुत खुशी थी कि देश का प्रधानमंत्री उन लोगों के घर जाएंगे। लेकिन जैसे खबर मिली कि पटना एयरपोर्ट से उतरेंगे और बेली रोड होते हुए, डाक बंगला होते हुए बीजेपी कार्यालय जाएंगे, और हमारे सौरभ जी जो बोल रहे थे कि भाजपा का झंडा नहीं लगा हुआ है, ठीक बात है, भाजपा का झंडा नहीं लगा हुआ है, लेकिन भाजपा कार्यालय तो जा ही रहे हैं वो। इससे यह साबित हो रहा है कि वह पहलगाम हमला के बाद जो उन्होंने जवाबी कार्रवाई की थी उसके लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि बिहार में चुनाव है और उस चुनाव को देखते हुए
बिहार आ रहे हैं यहाँ जुमलों की बारिश करने, और जुमलों की बारिश अगर कर रहे तो पहले पिछले 10 सालों का उनको हिसाब देना चाहिए बिहार के लोगों का। जब वो आए थे इससे पहले तो 1,25,000 करोड़ का जो उन्होंने पैकेज की बात कही थी उसका भी हिसाब उनको देना चाहिए कि 1,25,000 करोड़ उन्होंने बिहार को दिया या नहीं दिया। अगर दिया तो खर्च कहाँ हुआ, अगर खर्च नहीं हुआ तो क्या ये एनडीए गठबंधन के जो लोग बैठे हुए हैं, रामपुकार भाई, ये लोग, इन लोगों को जवाब देना चाहिए क्या खर्च हुआ। अगर नहीं खर्च हुआ तो इन लोगों ने आपस में बंदरबाज तो नहीं कर लिया, क्योंकि काम दिख नहीं रहे हैं। 1,25,000 करोड़ की जो राशि होती है बहुत बड़ी राशि होती है। मेघालय जैसे छोटे स्टेट में एक IIM दिया जाता है, लेकिन बिहार जहाँ की आबादी 13-14 करोड़ है वहां भी एक ही IIM से काम चलाया जा रहा है। बिहार जो इतना बड़ा स्टेट है वहां एक एम्स से काम चलाया जा रहा है, एक IIT से काम चलाया जा रहा है। तो अगर 1,25,000 करोड़ में अगर 50 लाख करोड़ रुपया अगर आप 50,000 करोड़ रुपया अगर आप यहाँ पर शिक्षा के लिए अगर आप खर्च कर देते हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए अगर खर्च कर देते हैं तो आम जनता को फायदा होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ किया नहीं। दूसरी बात, पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर एक बिहार को लेकर एक अगर बैठक इन्होंने अपने सेक्रेटरीज के साथ और कैबिनेट के साथ अगर कर लिया हो तो हमें बताए। बिहार का दौरा कर रहे हैं, कुछ नहीं होता बिहार में ही, बट इसी पटना में एक मीटिंग कर लेते, एक बैठक कर लेते, सारे सेक्रेटरीज को कैबिनेट को यहाँ बुला लेते और एक बैठक कर लेते। उससे भी हास्यास्पद बात देख लीजिए, जिस पाटलिपुत्रा की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं उस पाटलिपुत्रा के जो हमारे सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, वो विदेश दौरा पर घूम रहे हैं। यानी पहलगाम हमला के बाद जो बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी बनी है, वहां जो कूटनीतिक जो मामले थे वहां पर प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पूरे विदेश दौरा पर है, सऊदी अरब जा रहे हैं, टर्की जा रहे हैं, ईरान जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन वहां हमारे सांसदों को भेज दिया गया, रविशंकर प्रसाद जी को भेज दिया गया और खुद चुनाव प्रचार के लिए बिहार चले आए। तो जनता बिहार की मूर्ख नहीं है, बिहार की जनता इन सब बातों को जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार आए क्यों है। जहां चुनाव होता है, इससे पहले महाराष्ट्र में चुनाव था, लगातार महाराष्ट्र का दौरा कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में चुनाव था, छत्तीसगढ़ की दौरा कर रहे थे, राजस्थान में चुनाव था, वहां दौरा कर रहे थे। बिहार में दौरा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको आगामी विधानसभा का चुनाव नजर आ रहा है। अगर दौरा कर ही रहे तो अगर चुनावी दौरा ही है तो उनको ये भी खुलासा कर देना चाहिए कि उनके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा बिहार में, वो किसे मुख्यमंत्री का चेहरा के तौर पर वो उन्हें प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। एक और बात, अंतिम बात, मैं चंपारण से आता हूँ, रामपुकार भाई हमारे बड़े भाई हैं और मैं बचपन से इनको जानता हूँ, काफी अच्छा बोलते हैं। इसी चंपारण में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये यूपीए गवर्नमेंट में दिया गया था। कपिल सिब्बल उस वक्त में हमारे शिक्षा मंत्री थे, मानव संसाधन विकास मंत्री थे। तब से लेकर आज तक जमीन अधिग्रहण भी नहीं हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, किराए के मकान में ये यूनिवर्सिटी यहाँ चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी 2 बार आ चुके हैं, आज तक यहाँ पर जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ। इसी चंपारण में उन्होंने चीनी मिल का जिक्र किया था कि जब अगला दौरा करेंगे तो हम यहाँ की चीनी चाय पियेंगे, लेकिन 11 वर्ष गुजर गए, आज तक न चीनी मिल का पता चला, बल्कि जो जमीनें थी उन जमीन को इनके ही पार्टी के लोगों ने कब्जा कर रखा है, भूमाफियाओं के जरिए बेच रखा है। लेकिन सरकार को, प्रधानमंत्री जी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तिरंगा यात्रा निकालना है ताकि चुनाव में उसको हमारे जो शहीदों के खून को, शहीदों के बलिदानों को बेचकर उनसे फायदा उठाया जा सके। चलिए ठीक है तारिक अनवर जी, फिर आपका रुख करेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी का रुख करना चाहूंगी सीधे, क्योंकि उनके पास भी कुछ सवाल है। जी सौरभ जी। जी बिल्कुल, सबसे पहले मेरा सवाल जो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं उनसे मेरा सवाल है कि वो बताएंगे कि प्रधानमंत्री का जो रोड शो होने वाला है और सड़क के किनारे जो ऑपरेशन सिंदूर का जो बैनर और बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं उसका क्या मतलब? आप म्यूट पे हैं राहुल जी। हाँ, नहीं मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है आपकी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है
कि मैं सब लोगों को सुन रहा था और सुनते-सुनते कुछ लोग ऐसे बातें भी करके चले गए, जो उनका एक हालिया फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रहा था। क्योंकि वो राजनीति के मंच पे अपने आप को कहाँ नज़र पा रहे हैं, ये उनका फ्रस्ट्रेशन साफ तौर पे नज़र आ रहा था, क्योंकि ये कन्फ्यूज़्ड हो चुके हैं। मैं बातें कर रहा हूँ चंपारणी जन स्वराज्य के जो हमारे भाई बैठे हैं उनके बारे में। देखिए, सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस का तो आता-पता लापता वाला हिसाब शुरू से रहा है, तो कांग्रेस में तो बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर वक़्त वो अपने आप को कटघरे में खड़ा करके चल ही जाते हैं। देखिए, कांग्रेस संविधान की जो डिक्शनरी लेकर जो घूमती है और हर वक़्त ऐसे जो डिक्शनरी दिखाई जाती है, उस डिक्शनरी में शायद इस चीज़ को भूल गए कि उसको पढ़ना भी पड़ता है। देखिए, ये क्या-क्या बातें कर रहे थे 2014 के बाद 2024 में तीसरी बार सरकार बन गई और ये नैरेटिव लेके बैठे हैं 2014 का ही। खैर, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, मैं आपको बता दूँगा। हमारे एक भाई को पता चला कि सवा लाख करोड़ में से कुछ मिला ही नहीं। तो थोड़ा-सा डिक्शनरी को अपडेट कर लेने की आवश्यकता है। बस इन शॉर्ट मैं बता देना चाहूँगा सभा जी, राष्ट्रीय राजमार्ग और पुल निर्माण में 54,713 करोड़ रुपए मिले हैं। करोड़ रुपए, ध्यान रखिएगा। ग्रामीण विकास में 13,820 करोड़, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में 21,476 करोड़, ऊर्जा में 16,130 करोड़, रेलवे में 8,870 करोड़, कौशल विकास में 1,550 करोड़, कृषि में राहुल जी, झूठ का 30,094 पुलिंदा करोड़। मत बांधिए। राहुल जी, झूठ का सुनिए, सुनिए, पुलिंदा मत सुनिए। बांधिए। अरे सुनिए, तिरंगे और ये झूठ सिंदूर का पे बात पुलिंदा नहीं करिए। है। चलिए, अब आ जाते हैं तिरंगे यूपीए पे। पे और सिंदूर पे बात करिए। सुनिए, अब यूपीए, मैं उनके भी प्रश्न का उत्तर दूंगा। अब आ जाते हैं यूपीए की सरकार में बिहार को कितना मिला 2004 पैकेज से के बाद 2014 के बिहार बीच में। पिछड़ेपन अरे में मैं वो नंबर भी 1 बता क्यों? देता हूँ, तब तो पता सवाल ये चलेगा। है, अरे आरजू भाई, इतने सुनिए आपके तो सही। विकास के कार्यों के आरजू बाद भाई, बिहार हर सूचकांक आरजू पे भाई, पिछले यही तो नंबर पे समस्या क्यों? है। उस आरजू समय भाई, यही तो बीजेपी समस्या के है मुद्दे कि पे आ जाइए राहुल सुनेंगे भाई, ना, हम मुद्दे पे सुनने आ नहीं जाइए। कि हमारे पास लिस्ट बहुत लंबी राहुल है। जी, मुद्दे पे आइए ना। हमारे पास लिस्ट विकास की बहुत एक लंबी है, मिनट, इसलिए आप सुनना नहीं चाहते हैं। आरजू सुनिए तो खान, सही। मुझे अपना काम करने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए। राहुल जी, मेरा जी। सवाल सिर्फ इतना था कि क्या ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति करना जरूरी है बीजेपी को? बस मैं एक प्रश्न का उत्तर देने के बाद आप ही का प्रश्न का उत्तर देता हूँ। देखिए, यूपीए की सरकार में अभी हमारे कमलेश जी भी बात कर रहे थे। यूपीए की सरकार की अगर मैं बात कर लूँ, तो 2004 से 2014 के बीच में सड़क निर्माण में 4,130 करोड़ दिए गए थे। मात्र 4,130 करोड़ दिए गए थे। यही नहीं, ऊर्जा की अगर मैं बात कर लूँ, 2006 में शुरू की गई इस योजना जो बीआरजीएफ बैकवर्ड रीजन ग्रांट है, उसमें मात्र 12,000 करोड़ रुपए मिले थे। देख लीजिए हमारे पास चलिए, लिस्ट आपने कितनी है। जवाब दे दिया, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए जी, राहुल अब आपके जी। प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। देखिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर की जो बातें हैं ना, वो एक देश की भावनात्मक गठबंधन है। वो जब हमारे प्रधानमंत्री जब आए थे, जब ये घटना घटी थी, दुर्भाग्यपूर्ण जब घटना घटी थी पहलगाम में, तो जब हमारे प्रधानमंत्री आए थे, तो उस वक़्त उन्होंने बड़ा ही कड़ा संदेश दिया था और कहा था कि अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे। तो ये जो उन्होंने प्रूफ किया और दोबारा जब बिहार की धरती पर उनका आगमन हुआ, तो ऑपरेशन की सफलता, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का एक आगाज की एक नींव की तरह ये रोड शो है। इसको अब मुझे लगता है कि हम सबको इसका सम्मान करना चाहिए और मुझे लगता है कि ये राजनीति करने का कोई विषय नहीं है। अगर राजनीति करने का विषय होता तो निश्चित तौर पे वहां मुझे पे लगता भाजपा है का राहुल जी झंडा कि रहता। अगर बिहार में चुनाव नहीं होता तो ना ही इतने बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगते बिहार में, और ना ही प्रधानमंत्री का रोड शो होता, अब अगर प्रधानमंत्री का रोड शो चुनावी तो साल पहले नहीं भी हुआ होता है। तो। सौरभ जी, प्रधानमंत्री का रोड शो तो पहले भी हुआ है कई दफा। हाँ, तो और मैं लोकसभा चुनाव था ना उस समय। जी, चुनाव जी, का मैं एक टाइम चीज़ है और बता भाई, देता हूँ। भाई मैं एक चीज़ और भाई बता देता हूँ। एक जो भावनात्मक लगाव जो बिहार के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा है, जब हम गठबंधन में नहीं थे सरकार में, तब भी भाई हमारे विपक्ष प्रधानमंत्री के तो उन साथी शहीदों के घर चले आरजू भाई भी जाते, इस बात को स्वीकार करेंगे कि भावनात्मक लगाव जो था तो उन विकास शहीदों के की घर यात्राएं चले चलती जाते। थी, उसका गवाह एक तेजस्वी मिनट, यादव आप जी लोग बीच स्वयं में है। मत बोलिए। हाँ राहुल जी, बोलिए, अपनी बात पूरी जी, की। मैं ये कह रहा था कि जब हम गठबंधन में नहीं भी थे, यानी कि जब हम सरकार में नहीं थे, तो उस समय भी जब ये विकास की योजना का जब धार दिल्ली से बहता था, तो इसको सार्वजनिक मंच से तो खुद तेजस्वी यादव जी स्वीकार कर चुके हैं। इसलिए विकास की यात्रा को लेकर कोई भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता है। और जहां तक सवाल उठता है ये राजनीतिकरण का, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः इस बात को कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक देश एक चुनाव में आते हैं। आप तब समर्थन कर दीजिए। ये जो हर वक्त भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो ये आरोप लगते हैं कि चुनाव के टाइम में आप राजनीतिकरण करते हैं, वो समाप्त हो जाएगा। उसको तो आप ही नहीं नहीं ध्वस्त कर नहीं सकते नहीं, हैं। आइए मेरा हमारे साथ। सवाल क्या है, आप जवाब क्या दे रहे हैं? वो ठीक है, एक देश एक चुनाव जब होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। मेरा बस ये कहना है कि अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो फिर ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा क्यों? वो हो गया, भारतीय सेना ने हम सबको
गर्व महसूस कराया, ये हम सब जानते हैं। लेकिन अगर उसके बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं इतने दिनों के बाद, और वो भी पटना में, बिहार में, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि 2025 में आप ऑपरेशन सिंदूर के सहारे चुनाव को फतह करना चाहते हैं। आप एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर को, जबकि बिहार का अपना एक अलग मुद्दा है। रोजगार की बात करें, नौकरी की बात करें, पलायन की बात करें, खराब जो स्वास्थ्य व्यवस्था है हम उसकी बात करें, तो मुझे लगता है कि अगर इन सब की बात प्रधानमंत्री आकर बिहार में करते तो ज्यादा अच्छा रहता। सौरभ भाई देखिए, आपकी जो बातें हैं अगर उसमें अगर तार्किक रूप से अगर उत्तर दिया जाए तो मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि इस देश का नेतृत्व करता माननीय प्रधानमंत्री ही है, और उनके नेतृत्व में जो ऑपरेशन किया गया है उसकी सफलता हुई है, तो उसका परचम लहराना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपके प्रश्न का कि आपने कहा कि राष्ट्रीयकरण करके क्षेत्रीय मुद्दा पे हावी नहीं हुआ जा सकता। यह भारतीय जनता पार्टी भली भांति समझती है, और जो क्षेत्रवाद की जो बातें होती है तो क्षेत्रवाद की ही बातें होंगी, और निश्चित तौर पे जब जनता के बीच में जब हम जाएंगे अपने चुनाव के दरमियान तो निश्चित तौर पे हम बताएंगे कि हमने बिहार के लिए क्या किया है और हमारा मिशन और आगे चल के विजन क्या है, इसकी चर्चा निरंतर होगी। और जो मैंने आंकड़े गिनाए कि अब तक 1.25 लाख करोड़ में क्या क्या मिला और 2014 के बाद बिहार को क्या क्या मिला, तो ये बस कहने की बातें नहीं है, ये तो समझने की बातें है। ठीक है अर्जुन खान, ये बताइए मुझे कि अगर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इतनी बड़ी सफलता मिली है देश को, तो भुनाने में प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है? क्या इससे पहले देश में और किसी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सफलता नहीं मिली है? तो प्रधानमंत्री ने क्रेडिट लिया था, इंदिरा गांधी ने क्रेडिट लिया था, और आज तक ले रही है कांग्रेस क्रेडिट, ये आपको भी पता है। चाहे 1971 की बात करें या फिर 65 की बात करें, इंदिरा गांधी क्रेडिट जब आज की भारतीय जनता पार्टी और नेतृत्वकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब क्रेडिट लेने की बात करेंगे तो हम अपना इतिहास जरूर बताएंगे। इसमें बेईमानी कहां से है? अगर वो इतिहास के बारे में बताइए कि 1971 में इंदिरा गांधी ने क्रेडिट नहीं लिया था। जब बलूच, सौरभ जी सुन लीजिए, मेरे सवाल का जवाब सुन लीजिए। उनको ये भी बताना चाहिए ना कि जब बलूच लिबरेशन आर्मी जो खुद पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए तैयार थी और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग भारत का हिस्सा बनना चाहते थे, तो आपने 2 दिन के बाद सीज फायर क्यों किया? इसका भी इतिहास इनको ले लेना चाहिए। देखिए सौरभ जी, देश के तिरंगे के साथ खड़ा होना और तिरंगे के पीछे खड़ा होकर राजनीति करना, दोनों में फर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ तिरंगे के पीछे खड़ा होकर तिरंगे का सहारा लेना चाहती है। हकीकत यह है कि इसने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, और वो सम्मान अगर मैं गिनाने लगूंगा, जनसंघ से लेके आरएसएस से लेके गोलवलकर से लेके मुखर्जी से लेकर सावरकर तक, तो शायद वो सब पुरानी हो चुकी है बातें, सब जानता है। इन्होंने कई दशकों तक सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया तब ये तिरंगे का सम्मान करना सीखे, और दशकों के बाद इन्होंने अपने मुख्यालय पे तिरंगा झंडा फहराया। इसलिए मैं कहता हूं कि तिरंगे के साथ खड़ा होना और तिरंगे के पीछे खड़ा होकर राजनीतिक लाभ लेना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप तिरंगा, आपने कहा कि तिरंगा पटना के चारों तरफ फैला, तिरंगा जो है लगा दिया गया है, तो आपको यह भी बताना चाहिए, और मैंने ये देखा है जब मैं ऑफिस आ रहा था राष्ट्रीय जनता दल, स्ट्रीट लाइट के ऊपर तिरंगा, गड्ढे नाले के ऊपर तिरंगा, जहां तहां तिरंगे का, ये तिरंगे का सम्मान है या तिरंगे का अपमान है? दूसरी बात, ये ऑपरेशन सिंदूर की बातें कर रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा कहा देश की 140 करोड़ जनता आपके साथ थी, देश के तीनों सेनाओं के साथ थी, साथ में बीएसएफ के साथ थी। उन्होंने गौरवान्वित किया, उसको सैल्यूट करते हैं, कल भी किया, आज भी करेंगे, आने वाले वक्त में भी करेंगे। लेकिन उसका राजनीतिकरण करना कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। ऑपरेशन सिंदूर, रामपुकार जी जवाब एक छोटा सा सौरभ जी कमेंट, ये 9 जून को सुनने में आया कि 9 जून को ये घर घर सिंदूर भेजेंगे। अब ये बताइए, यहाँ लगभग लोग शादीशुदा हैं, बेचेंगे नहीं बांटेंगे। बांटेंगे, वो बांटेंगे, किस तरीके से बांटेंगे मैं वो भी बताता हूं। यहाँ सारे लोग वयस्क हैं, लगभग शादीशुदा हैं। मैं जहां तक जानता हूं कि देश की संस्कृति में यह होता है कि उसका पति उसको सिंदूर भेजता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लफंगे भेजेंगे, घर घर भेजेंगे सिंदूर? चलिए रामपुकार जी जवाब दीजिए।
ये राजनीतिकरण राम नहीं पुकार जी है। जवाब दीजिए। आपकी बीवी को, आजू खान आपकी जी चुप बीवी हो जाइए, भारतीय मैं जनता समझ पार्टी गया, के बीवी को कोई और आरजू अगर खान, आदमी आके सिंदूर मैं दे समझ दे गया। तो उसको सिंदूर कहां तक आप बांटने का पसंद आप करिएगा? गलत मतलब, आप सिंदूर बांटने का गलत मतलब आप तरफ जा रहे हैं। चलिए हम राम एकदम पुकार सही जी जा जवाब रहे दीजिए। हैं। इनके व्यवहार ये में वो हक चीज किसने समझ दिया? गया, इससे पूरा मैं ये मानना हक चाहता किसने हूँ। दिया एक मिनट, इनको? आरजू इनके खान आपने व्यवहार बोल में दिया, आप सभ्यता जवाब ले पार्टी का लीजिए। वजूद बता रहे हैं सौरभ अपना। भाई, अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता किसी पार्टी के कार्यकर्ता को लफंगा बोले हैं। ये तो एक नेशनल चैनल पर वो बैठकर मध्य इस तरह की प्रदेश के बात एमएच हर पे देख पार्टी के लिया हमने। हर हमने मध्य पार्टी के प्रदेश के आरजू एमएच पे कार्यकर्ता को देख कोई लिया है। लफंगा आरजू बोले, खान जवाब लेने दीजिए। हमने देख लिया है ना। दिस इज अरे मध्य अनपार्लियामेंट्री प्रदेश वर्ड, के, आई डोंट लाइक इट। मध्य प्रदेश आरजू के एमएच खान पे देखा, विजय शाह आरजू के खान मंत्री को देखा मैंने। आरजू मध्य खान प्रदेश आरजू के, खान मध्य प्रदेश अरे के आरजू बिहार खान में जी, भी हमने देखा विजय शाह आरजू को। खान जी, आपके राष्ट्रीय आरजू जनता खान दल का जवाब इतिहास लेने जब दीजिए। पलटने लगेंगे ना तो चेहरे शर्म से झुक जाएगी, चेहरे आप करिए शर्म से ना। झुक जाएगी। चैनल पर नहीं अरे बैठ हम पाइएगा, करिए ना, आप करिए चैनल ना। पर नहीं बैठ पाइएगा। अरे मनहूस तिरंगे को नहीं, मनहूस आप चैनल कहने पर का नहीं बैठ हमारा नहीं पाइएगा। है जब मैं अगर इतिहास। बखान करने लगूं हमारा इतिहास तिरंगे को तो आप मनहूस चैनल कहने पर का नहीं नहीं बैठ है। पाएंगे। आज जो विषय उस विषय अरे पर आइए। जिस सौरभ भाई आदमी हमसे ने, जो आप प्रश्न जिनके पूछ रहे हैं, सहयोगी हैं, मैं ये सौरभ उनका भाई के प्रश्न का इतिहास है। जवाब देने जा ये रहा हूँ। जनसंघ और देखिए आरएसएस का इतिहास है। सौरभ भाई, दरअसल मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो पर्यटन लोग गए थे, उसके साथ जिस तरह का मिसबिहेव हुआ, हत्या हुई, हमारे सैनिक मारे गए, उसके खिलाफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने यशस्वी ऑपरेशन प्रधानमंत्री सिंधु। उनके घर उनके आंसू पोंछने नहीं जाएंगे, चुनावी आरजू स्टंट खान करेंगे। देश के प्लीज प्रधानमंत्री आपको बार 140 बार करोड़ रिक्वेस्ट कर देशवासियों के आरजू प्रधानमंत्री खान उनके घर जी, आपके बीच में मैं तो एक बार भी आरजू क्लियर नहीं किया। आप आविष्कार सलाह करने जब के लिए एनडीए वक्त गठबंधन आपके के पास। किसी भी पार्टी के कल आप जन सुराज के पार्टी के कार्यकर्ता को लफंगा बोलेंगे, कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता को लफंगा बोलेंगे, ये अवॉइड है आपका। चैनल पर बैठकर इस तरह की बात करिएंगे आप एक पढ़े लिखे लोग हैं जी। विजय शाह मेरे नजर में लफंगा है। राम पुकार वो जी, धाकड़ जो है ना एनएच मध्य प्रदेश के एनएच वाला, वो मेरे नजर में लफंगा है। आरजू खान जिसने कर्नल सोफिया को पाकिस्तानियों की बेटी बहन कहा, वो लफंगा है। आरजू खान आवाज मिल रही है आपको मेरी? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, बीच में मत बोलिए। आपसे जब सवाल किया जाएगा तब आप उसका जवाब दीजिएगा, आपका टर्न आएगा तब आप उसका जवाब दीजिएगा। बीच में ऐसे बोलिएगा तो किसी की बात कोई नहीं समझ पाएगा, फिर हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं? एमपी में क्या हुआ, हाईवे पर क्या हुआ, ये पूरा देश जानता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। राम पुकार जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर नरेंद्र भाई मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के बाद अगर बिहार की धरती पर आ रहे हैं तो नेचुरली हम तमाम लोगों को, वो प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं, कोई पार्टी के नेता के रूप में नहीं आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद। इसलिए हम लोग उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और ये तो राजनीतिकरण है ना राम पुकार जी। फिर आरजू खान आप फिर वही काम कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठा हुआ हूं ना, जब आपसे सवाल किया जाएगा तो आप जवाब दीजिएगा। मेरी यहाँ क्या भूमिका है, मैं क्यों बैठा हूं यहाँ पे? भूमिका तय करिए राम पुकार जी। सर आप अपनी भूमिका तय करिए। तो आप चुप रहिएगा तभी तो मैं अपनी भूमिका तय करूंगा। मैं सवाल करूंगा ना कि आप सवाल करेंगे सबसे? राम पुकार जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये भी तो राजनीति है ना। अगर आप ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल कर रहे हैं पटना की सड़कों पर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ भारतीय सेना पर, हम सबको गर्व है, हम सब सैल्यूट करते हैं भारतीय सेना को। लेकिन अगर उसका क्रेडिट या उसको भुनाने की कोशिश आप 2025 के चुनाव में करेंगे तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। सौरभ भाई, हमारा एनडीए गठबंधन किसी क्रेडिट को भुनाने के लिए नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। बिहार की एक अपनी अलग पहचान है, बिहार में एक अलग मुद्दा है। बिहार में जिस प्रकार की मुद्दा से हम लोग चुनाव लड़ेंगे उसमें हम लोग एनडीए के समक्ष कहीं भी ऑपोजिशन खड़ा तक नहीं हो सकता है। हाँ, जहां तक है आप बोल रहे हैं, देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी यशस्वी प्रधानमंत्री थी, लेडी आयरन के रूप में उनकी पहचान थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में भी जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने क्रेडिट लिया था, देश की जनता उनको क्रेडिट दिया था। कमल कमलेश जी, ठीक है, मैं समझ गया। कमल कमलेश जी, बात वहीं आके रुक जाती है ना। राजनीति तो हर कोई कर रहा है, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो।
अगर आपने पास्ट में किया है तो अगर प्रेजेंट में बीजेपी कर रही है तो परेशानी क्या है? बिल्कुल। सौरभ जी, परेशानी ये है कि बिहार में अभी चुनाव है और ऐसे समय में आदरणीय सिंदूर बंटवाना या फिर इस जो भी हुआ है उसको लेके ये लोग बैनर पोस्टर और ये जो कर रहे हैं, सिर्फ एक नरेंद्र मोदी जी का चेहरा नजर आ रहा है सारे ये जो भी पोस्टर लगे हैं उस पे, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट बातें लिखी गई हैं जो कहीं ना कहीं देश की जनता से जुड़ा हुआ बात है। और ये जो भी हमला हुआ उस पे तो ये लोग कुछ नहीं करने जा रहे हैं, अब तक वो 4 आतंकवादी पकड़े नहीं गए, इस पे ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। मेरा सिर्फ इनसे यही प्रश्न है कि ये पाकिस्तान पे भरोसा करके जो है आतंकवाद पे जो हम लोग लड़ रहे थे उसको इन्होंने रोक दिया। ट्रंप के सामने झुककर जो है देश हित में जो है इन्होंने सौदा चलिए क्यों ठीक है किया? कमलेश जी, समय की कमी है, चर्चा को खत्म करना पड़ेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सभा मैं शुरू में कह रहा था कि निश्चित तौर पर ये भुनाने की कोशिश है, जो पोस्टर लगाए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर को भुनाना चाहती है बीजेपी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर नहीं ऐसा होता तो आज पटना की सड़कों पर तिरंगा और ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर नहीं लगाए जाते। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी पहली बार ऐसा कर रही है, इसके पहले भी कई पार्टियों ने ऐसा किया है। अगर उनके शासन में कुछ बड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टी जो है इसे भुनाने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी इसे पहली बार कर रही है। जी चलिए ठीक है सौरभ जी, समय की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बात की जाए तो पीएम मोदी बिहार दौरे पर हैं, जिसे लेकर अब सियासत भी गर्मा रही है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी जनता को सौगात देने वाले, कई तरह की सौगात मिलने वाली है। तो बिहार की जनता को कितनी उम्मीदें हैं अब और कितनी उम्मीदों पर बीजेपी खड़ी उतरेगी, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।